अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से। एक बहुत अहम डेवलपमेंट रिपोर्ट की जा रही है, लेकिन वो अहम है भी कि नहीं। IMF के MD के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, लेकिन क्या IMF के MD के पास वो अथॉरिटी है जिस तरह से रिपोर्ट हो रही है? क्योंकि अगर आप इस इंटरनेशनल लेंडर्स की वर्किंग को एड्रेस करें तो जो स्टाफ लेवल के डिफरेंसेस हैं, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब IMF के MD से मिलें और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करने लग जाएं कि अब डील जल्दी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और यही कहा गया है शहबाज शरीफ साहब को कि आप उन डिफरेंसेस को एड्रेस करें, जो आपके बजट में इशूज़ हैं उनको एड्रेस करें। तो क्या इसके बाद किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ की तवक्को की जा सकती है? यानी इस पर भी बात करेंगे। और जो 25 साल का KPT को लीज़ किया गया है, UAE को अप्रूव हुआ है, इसका क्या फ़ायदा होगा? किस तरह से मुल्क को फ़ायदा होगा? और हम एक ख़बर ये भी सर्कुलेट होते हुए देखे हैं कि एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम SIFC, जो CPEC से भी बड़ा समझा जा रहा है, ये भी मुल्क को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। करोड़ों नौकरियां आएंगी। लेकिन इस तरह की बातें हमने तब भी की थी जब CPEC लॉन्च हो रहा था, बिलियंस की इन्वेस्टमेंट। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात वैसे रहे, हमें अभी भी बार बार IMF के पास जाना पड़ता है। और वो लोग जो इकॉनमी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो ये जो 2 या 3 नई डेवलपमेंट्स हैं, इससे बात करेंगे कि अब आगे होने क्या जा रहा है। क्योंकि अगले साल के लिए पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी $10.35 बिलियन करनी है हर हाल में, वरना खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ सकता है। इस हवाले से मुफस्सिल बात करने के लिए डॉक्टर खाकान अजीब साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें, सरदार यासिर इलियास साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें, दोनों इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर खाकान साहब, आप बताइएगा, पहले इस पे बात करते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब की MD IMF से मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग हुई है न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट समिट की साइडलाइंस पे, जो कि एक ऑल ऑफ अ सडन इंटरेक्शन हम कह सकते हैं, प्लान नहीं था। तो इससे इतना एक्सपेक्ट करना सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये बात है बतूल कि हमें बिल्कुल इस चीज़ को जो है ना इंश्योर करना चाहिए अपने माइंड में कि IMF के अलावा पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। IMF का अगर अभी रिव्यू नहीं भी कंप्लीट होता तो अगले चंद माह में वी वुड स्टिल हैव टू गो बैक टू IMF। बेस्ट वुड हैव बीन कि हम ये 9th रिव्यू किसी तरह कंप्लीट कर लेते, $1 अरब आ जाता, $2-3 अरब कहीं और से आ जाते, अगले 5 माह का इलेक्टोरल साइकिल गुजर जाता। मैं ये बात पिछले 12-14 महीने से कंसिस्टेंटली कह रहा हूं कि दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन। IMF की MD से बात करना एक अच्छी चीज है। PM एक एफर्ट कर रहे हैं, आप जाकर उसका बयानिया पढ़िए और वो बयानिया पढ़िए जो उन्हीं MD ने श्रीलंका के बारे में दिया है। तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करते रहे होंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने श्रीलंका के बारे में ये कहा अपनी ट्वीट में, कल रात ही मुझे ये वॉशिंगटन से किसी ने भेज दी थी। तो उन्होंने ये कहा कि हम स्ट्रॉन्ग ओनरशिप जो है श्रीलंका की उसको अप्रिशिएट करते हैं और हम कमिटेड हैं श्रीलंका के साथ टू मेक थिंग्स हैपन एंड स्पेशली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पाकिस्तान के पहले उन्होंने जिक्र किया कि हम साइड लाइन्स पे मिले थे। ये एक रीडिंग बिटवीन द लाइन्स ही कह रहे हैं कि हम कहीं थे, हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई, हमने डिस्कशन की है और हम क्लोजली काम करेंगे टू मेंटेन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो उन्होंने अब भी यही कहा है कि जो अभी भी उनके अंडरस्टैंडिंग में दूरियां हैं पाकिस्तान और IMF की, और वो मैं बारहा कहता हूं कि इसको समझें, वो मॉडल कर रहे हैं चीजें, नंबर्स निकाल रहे हैं। हमें जब तक उस मॉडलिंग और नंबर्स की समझ नहीं होगी हम हमेशा उनसे दूर रहेंगे। अभी 2-3 चीजें हैं, वो कुछ कह रहे हैं कि हमें $6 अरब की जरूरत है, हम कह रहे हैं नहीं हम 4 अरब से गुजारा कर लेंगे। उनकी मॉडलिंग वो नंबर निकाल रही है, नॉट बाय एनीथिंग एल्स। हम तो एक फिगर्स को पुट टुगेदर करके ऐसे नंबर पर आ रहे हैं। बजट पे भी कई चीजों पे अभी हमारा एग्रीमेंट नहीं है। एक तीसरी चीज, अब रुपए की कदर ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में कम हो गई है। पहले रुपए की कदर में बहुत बड़ा फर्क था, वो हमने शायद गैप बड़े अरसे के बाद फुलफिल कर दिया है। ये ऐसी चीजें हैं, मैं आज भी कहता हूं कि इफ आई वाज टू डू दिस, अभी भी किया जा सकता है अगले कुछ दिन में भी, अगर हम अपने बजट में वो रद्दोबदल करने को तैयार हो जाएं। उन्होंने आइडेंटिफाई भी कर दिया है, उन्होंने कहा है आपने हमें लिख के दिया है कि आप एमनेस्टी स्कीम नहीं करेंगे। मुझे हैरानगी होती है कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन जो है वो कैसे प्रेशराइज कर सकता है अथॉरिटीज को ये कहने के लिए कि हमें आप $1 लाख की इजाजत दीजिए
कि हम हर साल 3 करोड़ रुपए अपना जो है उसको वाइटनर में डाल सकें बगैर टैक्स दिए हुए। आई डोंट थिंक दैट शुड बी एन एक्सेप्टेबल थिंग। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी एज एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तो अथॉरिटीज ये कहती हैं कि जी ये बहुत बड़ी डिमांड थी, लेकिन हमने डॉक्टर कर साहब दी। ये जो हमने कह रहे आईएमएफ हैं को कि आईएमएफ ने कहा है कि 100,000 टैक्स स्कीम की जो एमनेस्टी है उसको ख़त्म करें, लेकिन इसमें इन्होंने क्या प्रपोज एग्जैक्टली करना चाहा था और गवर्नमेंट के माइंड में क्या था कि इससे क्या होगा प्रपोजल के वक्त? देखें, ये एक छोटी सी रकम थी जो अलाउड थी कि आप $17,000 तक ला सकते हैं। आपने ये लिख के दिया है आईएमएफ के एमईएफपी में, जो डॉक्यूमेंट हम साइन करते हैं। लेट्स से बतूर आई वाज टू राइट टू यू एंड से कि मैं कोई एमनेस्टी नहीं दूंगा टिल द हाफ एन आवर दैट आई विल रिमेन विद यू इन द प्रोग्राम, and in the next 15 minutes I issue an amnesty. Would we break our pact? We would. उन्होंने इसको इसी तरह समझा है कि आप 5 अगर पाकिस्तान का घराना है और सारे एडल्ट्स हैं, इसका मतलब है वो इसको देख रहे हैं कि आपने 15 करोड़ रुपए का वाइटनर दे दिया है एक घर को। सो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। ये अभी मौका नहीं है बतूल। आप $4 अरब के नीचे रिजर्व्स के खड़े हैं। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दे देता जी हूँ। जी। आपको अगले 6 माह में $5 से 6 अरब नए इकट्ठे करने हैं। पाकिस्तान इलेक्टोरल साइकिल में है। मैंने 2 हुकूमतों के साथ काम किया है केयर टेकर में। केयर टेकर के पास गुंजाइश कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें करने की बहुत कम होती है। 12 अगस्त को अगर कॉन्स्टिट्यूशनली ये हुकूमत चली जाती है तो बहुत मुश्किल और बड़ा प्रेशर होगा किसी भी गवर्नमेंट पे जो इंटरिम सेटअप में आएगी। आई होप कि 9th रिव्यू हो जाए। नहीं होगा तो फिर हम एक प्लान भी मैं सेकंड टाइम जब आप मेरे पास आएंगी देन आई विल टेल यू व्हाट जी जी पाकिस्तान कि ये जो अपनी पोर्ट्स के हवाले से नए फैसले करना ये कितना प्रैक्टिकल है, इससे बात करते हैं, ब्रेक लेने फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सरदार इलाज साहब बताइएगा कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम का तो जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, लेकिन इसके अलावा आईएमएफ ये भी कहता है कि आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें, 60 रुपए पर लीटर कर दें और कैश का सरप्लस भी लेके आए सूबों की तरफ से, और जो बजट गैप आइडेंटिफाई किया गया है 550 बिलियन टू 600 बिलियन रुपीज़, इसके हवाले से भी कंसर्न्स हैं। लेकिन पिछले हफ्ते तक भी जब हम डिस्कस करें तो बात यहीं पे स्टक थी। अब ये जो एक मीटिंग हो गई है साइड लाइन्स में जिसमें आई पर्सनली फील कि मीडिया बहुत एक्साइटेड होकर रिपोर्ट कर रहा है, लगे ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, लेकिन फिर भी ये एक मीटिंग हुई है। अब आप समझते हैं क्या आमतौर पे ऐसा होता है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगर नहीं हो पा रहा तो ऐसे जब सरबराहान का इंटरेक्शन हो जाए तो चीज़ें थोड़ा ईज आउट हो जाए, अदरवाइज़ एमडी के पास इतने इख्तियारात तो नहीं है आईएमएफ के? नहीं, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हर इंसान की, हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है और हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आईएमएफ शायद हमें कोई बेल आउट पैकेज दे सके या कोई हमें कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो करंट हालात हैं, जो करंट डायनामिक्स हैं, स्पेशली लुकिंग एट द करंट बजट, मैं नहीं समझता कि कोई भी लेंडर इस सिचुएशन में एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट को, ये जो गवर्नमेंट के पास लिमिटेड टाइम है, इनके साथ एक मुआहदा फॉर्म करेगा, क्योंकि वो चाहेंगे किसी लॉन्ग टर्म प्ले पे वो अपने एक फैसला कर सकें। लेकिन जो अलमिया है वो ये कि आईएमएफ फॉर मी एज अ पाकिस्तानी एज अ बिजनेसमैन एज एन इकोनॉमिस्ट, मैं नहीं समझता एक आखिरी सोल्यूशन है हमारे पास। नेचुरली हम बार बार एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईएमएफ और बाकी ममालिक के पास जाते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर नहीं कर सके आज तक। हम अभी भी कहते हैं कि वी आर गोइंग टू गो एंड सेट अप इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। हम कह रहे हैं कि सीपैक हम दे देते हैं बाकी ममालिक को। देखें कि यहाँ पे अभी भी जो प्लांट आपके लग रहे हैं वो प्लांट आपके चाइनीज लग रहे हैं, टर्किश प्लांट लग रहे हैं। हम पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे। सिमिलरली अगर आपने अपनी पोर्ट्स को हैंड ओवर कर दिया यूएई को, तो फिर से आप कह रहे हैं कि अगेन वी आर इनकॉम्पिटेंट। आप अपनी जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो आप टर्किश कंपनीज को देते हैं। The bottom line is कि we have to give priority to पाकिस्तान and पाकिस्तानी कंपनीज को। लेकिन आईएमएफ कोई भी उसके अलावा लेंडर होता तो वो अपनी टर्म जरूर डिक्टेट करेगा, जो कि अभी भी कर रहे हैं। तो आपने इस बजट में भी सब्सिडीज ऑफर करने की कोशिश की एग्रो सेक्टर को, जो कि नो डाउट वेल डिजर्व है। आपने कोशिश किया कि आप सोलर के ऊपर कस्टमर को रिलैक्स करें, आप मल्टीपल चीजें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू आईएमएफ। नेचुरली जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने भी सब्सिडी ऑफर करने की कोशिश की थी इंडस्ट्री को, उस पर भी आईएमएफ ने एतराज किया। तो जो भी लेंडर होगा वो टर्म्स अपने डिक्टेट करेगा, टीओआर उसके अपने होंगे, डिफाइन होंगे। अगर आप उसमें वायलेट करेंगे तो वो बैक आउट हो जाएंगे और दोबारा रीनिगोशिएशन की तरफ जाएंगे तो वो 10 चीजें आपको और इम्प्लाई करेंगे, आपको इम्पोज करेंगे कि दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। तो मैं समझ रहा हूँ कि एज अ गवर्नमेंट हमें कई चीजों को सोच समझ के चलना चाहिए। बीइंग एन इलेक्शन ईयर, हमें इस साल बजट को बहुत स्ट्रेटेजिकली डेवलप करना चाहिए। तो हम कुछ चीजें
ला रहे हैं, जो अगेन लास्ट ईयर भी वही मिस्टेक थी, इस साल भी आप देखेंगे आपका बजट डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट भी था, और अगले साल भी मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन। और जो कलेक्टिव रिक्वायरमेंट है हमारी डेट सर्विसिंग कॉस्ट है, आई एम थिंकिंग इट्स गोइंग टू गो वेल ओवर $40 बिलियन, बिकॉज आप देखेंगे आपका रुपी मजीद डिवैल्यू हो रहा है, हो चुका है और मजीद आगे भी होगा। तो ये आपकी एम्पलीफाई कर रहा है इसका इम्पैक्ट। तो ये चीजें सारी कंसिडर करने वाली है, और मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान इज नॉट इन अ गुड सिचुएशन राइट नाउ। ठीक है, डॉक्टर के.एस. असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम जिक्र करें शहबाज शरीफ की जो IMF MD के साथ मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का एनी हाउ क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि MD IMF के पास तो कुछ ख़ास अख्तियारात नहीं है कि वो स्टाफ लेवल के डिफरेंसेस को ख़त्म कर सकें या उसको किसी तरह असरअंदाज कर सकें। और ऑन दी अदर हैंड UAE और बाकी ममालिक को जो कराची पोर्ट्स के टर्मिनल्स को रेंट आउट करने की बात हो रही है 50 साल के लिए, और कहा जा रहा है कि $20 मिलियन एनुअली और $50 मिलियन अप फ्रंट फॉर 50 ईयर्स लीज। लेकिन ये कैसे हम इसको कह सकते हैं कि किस तरह से काम आएगा, क्योंकि कोई बिडिंग प्रोसेस नहीं हुआ, एग्जैक्टली डील क्या है वो पता नहीं है। तो आप बताइएगा कि इसमें जो ग्रे एरियाज हैं उसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखें जी, पहली बात तो जहाँ तक IMF की बात है, वो मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को IMF एड्रेस नहीं करेगी, क्योंकि टेल एंड पे है। दे नीड इलेक्टेड 5 ईयर गवर्नमेंट जिसकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी हो। तो IMF का तो हम कोशिश जो कर रहे हैं, मगर ये जो दूसरी बात आपने की, ये भी अनफॉर्चुनेट है कि अब एक गवर्नमेंट विच इज लीविंग शुड ऐसा 50 ईयर का एग्रीमेंट करे। असल तो ये सारा काम अगली गवर्नमेंट के ऊपर होना चाहिए। और आपकी बात सही है कि जब ये कोई टेंडर का कोई प्रोसेस नहीं हुआ, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इसमें कितने पैसे खाए गए, कितने पैसे नुकसान होगा, ये तो हमें नहीं पता। तो हमें नहीं चाहिए कि ऐसी डील करें हम जो अल्टीमेटली मुल्क के नुकसान में जाए। ऑल्दो शायद मैनेजमेंट बेहतर हो जाए, बट एट द सेम टाइम हमें दुनिया से UAE के अलावा चाइना, अमेरिका और दुनिया से लोगों को बुलाना चाहिए था। शायद हमें इससे भी बेहतर डील मिल जाती, बट हम इस वक्त डेस्परेट हैं अपने कर्जे वापस करने में भी, और हम डेस्परेट हैं अपनी इकोनॉमी चलाने में भी, और हम डेस्परेट हैं IMF को खुश करने में भी। तो हम फिर गलत डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर खाकान साहब बताइएगा, ये इन डील से मेजर इनफ्लोज आ जाएंगे पाकिस्तान के पास, और ये जो पैसे क्लेम किए जा रहे हैं ये इसी तरह हो जाएगा? और ऑन दी अदर हैंड जो डील्स और बिडिंग के प्रोसेस ना होने पे भी बात की कि एग्जैक्टली क्या डिसाइड किया आप? सो बतूल साहब, अगर तो IMF का 9th रिव्यू नहीं होता तो फिर क्या करना है? फिर ये करना है हमें कि ये रियलाइज करें कि समहाउ पाकिस्तान को अभी भी IMF से इंगेजमेंट नहीं छोड़नी। इससे मेरा ये मतलब है कि 1 जुलाई को इसी हुकूमत को चाहिए कि वो IMF से कॉन्टूर्स ऑफ ए न्यू प्लान डिस्कस करना शुरू करें। जो केयर टेकर सेटअप आए उसको भी आपको ऐसा केयर टेकर सेटअप लाना चाहिए जो समझता हो कि IMF को निगोशिएट कैसे किया जाए, वो भी कॉन्टूर्स ऑफ द प्रोग्राम डिस्कस करता रहे। नाउ आई एम टॉकिंग टू यू व्हाट अ प्लान बी कैन बी फॉर पाकिस्तान। लोग हैरान होंगे कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ। मैं कैसा आपसे एग्री करता हूँ कि हम प्रोग्राम साइन तो नहीं कर पाएंगे टिल अक्टूबर, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती, बट ये इसलिए ज़रूरी है। एंड बतूल जस्ट एन एक्सप्लेनर, मैंने पाकिस्तान का वाहिद 13-16 का प्रोग्राम एंकर किया है। दैट्स द ओनली प्रोग्राम। पाकिस्तान ने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया। ये याद रखिए कि पाकिस्तान को हमेशा डिफ़िकल्टी रही है प्रोग्राम करने में। हम 2-3 ट्रांशेस लेते थे, पैसे लेते थे और बाहर चले जाते थे, विच इज़ लाइकली टू हैपन नाउ। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे करेक्ट कीजिएगा, बिकॉज़ आई हैव रेड दिस कि हमने कभी पूरा भी नहीं किया प्रोग्राम। जी बिल्कुल, सवाए 13-16 का वाहिद प्रोग्राम है। डार साहब भी वजीर खजाना थे, चूंकि मैं उनकी दाईं तरफ एज अ प्रोफेशनल बैठा करता था, तो ये मुझे मालूम है कि दैट वाज द ओनली प्रोग्राम जो हम कर पाए थे। और 5 साल हुकूमत थी, हमारे पास एम्पावरमेंट थी, हम कर लिया हमने। अब यह है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इंगेज रहें, कि आपको पैसे, ये जो 3 ममालिक है ना, इन्होंने कुछ बेल आउट आपको देंगे, तो आप $5 अरब इकट्ठे करेंगे तो आपके पहले 5 माह गुजरेंगे, क्योंकि वो रकूम वापस होनी है। $4 अरब से एंटर करेंगे अगर आप जुलाई 1 को अराउंड 4 या इवन बिलो 4, और $5 अरब चाहिए हो तो वो कहीं से लाने हैं।
अब मैं आपको एक बहुत ही अंदर की खबर देता हूं कि जो सऊदिया का हमारे साथ प्रोग्राम है जिसमें उनका डिपॉजिट पड़ा है या नया डिपॉजिट आएगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान अपनी एंगेजमेंट आईएमएफ से नहीं छोड़ेगा। सब और ममालिक और आपको यही ऐसी कह रहे कंडीशन हैं। कुछ पहले भी थी कि अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करते हैं तो 72 आवर्स में हमारे पैसे वापस करें। बतूल साहिबा, दिस इज द सेवेरिटी ऑफ द चैलेंज पाकिस्तान फेसेस ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब बहुत तेज हवा चल रही हो तो जो शाख झुकती नहीं है वो टूट जाती है। अगर वाइजली एक्ट नहीं करेंगे, अगर बहुत बुर्दबारी से एक्ट नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। अभी भी मुश्किल है, जिसकी वजह से रुपए पे प्रेशर है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हिट कर रही है, सब चीज़ें हैं, सप्लाई शॉर्टफॉल्स हैं, एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास कॉटन मंगवाने को नहीं है। दीज आर ऑल द इश्यूज। IMF इज द ओनली डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। पर अगर ये हम कर लें, फिर देखें जो भी नई हुकूमत आए ना, उससे वो चीज़ मांगें जो दोस्त कहते हैं। वो क्या है? उससे मांगें कि आपने कौन सा पाकिस्तान का पैदावारी सलाहियत का निज़ाम ठीक करना है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग को हमने पनपने देना है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान से हो रही हो, एंटी एक्सपोर्ट बाइस कैसे उठाना है, कॉर्पोरेट सेक्टर की टैक्सेशन को कैसे नीचे लाना है, एग्री इनकम टैक्स कैसे लगाना है, रिटेल पे टैक्स कैसे लगाना है, जी डॉक्टर साहब प्लीज आई होल्ड यू है, पैदावारी सलाहियत कैसे। जी सरदार इलियास साहब जी बिल्कुल। और एनर्जी सेक्टर को ठीक कैसे करना है? 2600 अरब का सर्कुलर डेट पावर का है, 1600 अरब का सर्कुलर डेट। और बतूल साहबा, ये कोई चीज नहीं होती, दिस इज पेबल बाय द स्टेट टू द कंपनीज। ये एक डेट है जो स्टेट को, बिकॉज सारी कंपनी स्टेट ओन्ड है। प्लीज आई होल्ड यू है, मुझे सरदार साहब को भी शामिल कर दें। जी सरदार साहब, जून 2023 के आखिर तक IMF प्रोग्राम की बहाली ना होने की सूरत में पाकिस्तान को कम से कम 4 से 6 अरब डॉलर की ज़रूरत है, और ये मसला मज़ीद भी बढ़ जाएगा अगर मुकम्मल तवाज़ुन के बहरान को रोकने के लिए इक़दाम नहीं किए गए। अब जून के एंड तक कितने पैसे कहाँ से लेके आएँ? और जैसे खाकान साहब ने भी कहा है और डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि ये अगर यही प्लान बी है, और डॉक्टर साहब ने कहा कि इतना इफेक्टिव प्लान बी नहीं है, बट दिस इज़ द प्लान बी कि आप अपने दोस्तों को इंगेज कर लें, इन्वेस्टमेंट ले आएँ। देखिए, अफसोस की जो बात है वो आपने मुल्क को टेक्निकली एक डिफॉल्ट के वर्ड्स पे ही रखा हुआ है। एक लाइफ लाइन पे आप इस मुल्क को चला रहे हैं, और इसकी जो एविडेंस आपके सामने है कि इन्फ्लेशन जो है 40% से ज्यादा है इस मुल्क के अंदर। अगर आप यूके देख लें तो 11% है, स्विट्जरलैंड देख लें 3% है। तो बाकी ममालिक में भी आजकल इश्यूज हैं, फूड इन्फ्लेशन के इश्यूज हैं, कमोडिटी प्राइसेस वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हुई है विद द यूक्रेन एंड रशियन वॉर, नो डाउट। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो इम्प्लीकेशंस हैं वो कहीं ज्यादा हैं, और जो एक आम शहरी की हम बात करते हैं तो उसके लिए आज सर्वाइवल मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है, जिसकी वजह से आपने देखा गवर्नमेंट ने अपने वेजेस की 30% इंक्रीज किए हैं, और वो इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर पे, जबकि प्राइवेट सेक्टर बंद पड़ा हुआ है। आपका कितनी 100 फैक्ट्रीज, कितने लाख लोग बेरोजगार हैं क्योंकि आपकी LCs बंद हैं, इम्पोर्ट्स बंद हैं, रॉ मटेरियल आ नहीं रहा, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही। 2 बिलियन से ज्यादा आपकी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर चुकी हैं, GDP ग्रोथ आपकी नेगेटिव में है। तो इन हालात में अगर आप कह रहे हैं कि मुल्क ने डिफॉल्ट नहीं किया, तो अगर कर जाता तो क्या फर्क था? आज भी वही कंडीशन है हमारी, लाइक ए वुड हैव बीन जैसे हम डिफॉल्ट करते। तो इट्स अ वेरी ऑड एंड ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स भी अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, जियोग्राफिक डाइवर्सिटी के लिहाज से देखा जाए इससे आइडियल लोकेशन हो नहीं सकती, और बाकी ममालिक इसका फायदा उठा रहे हैं। खास करके आप चाइना देख लें, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ वो कर रहे हैं, वो रिपैट्रिएट करके फंड बाहर ले जाएंगे, वो एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के थ्रू करेंगे, लो इनएक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ लेबर का बेनिफिट उन ममालिक को मिल जाएगा। तो हम पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिंपली बिकॉज वो अपॉर्चुनिटीज वो पॉलिसी नहीं दे पा रहे। देखिए, 4 से 6 अरब की आप बात कर रही हैं कि आपको मिल जाएगा, चाहे कतर दे दे चाहे सऊदीया दे दे। हम अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे पाकिस्तान में। देखिए, FDI तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन सऊदी जैसे मुल्क की अगर आप बात करें, हिज एक्सलेंसी हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान अगर यहाँ पे आए, उनको आप लाएं, उनके जो PIF फंड है 600 अरब डॉलर्स उनके डिस्क्रिप्शन पे उनके पास मौजूद होते हैं, जिसके खुद चेयरमैन हिज हाइनेस हैं। तो वो अगर चाहें तो अगर 2-3 अरब की यहाँ पे इंडस्ट्री लगा लें, उन्होंने प्रॉमिस भी की थी रिफाइनरी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन आइडियल एनवायरनमेंट नहीं है, वन विंडो ना होने की वजह से शायद ने इन्वेस्ट नहीं किया। सिमिलरली कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के पास आप जाएं, 400 अरब डॉलर्स उनके पास डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होता है। तो क्या हम यहाँ पे उन कंपनी से, उन ममालिक से इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो बाकी दुनिया में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर हैरिट्स जैसा स्टोर कतर जाके खरीद सकता है, तो क्या वो पाकिस्तान में नहीं इन्वेस्ट कर सकते? तो हमें इन चीजों की तरफ आना चाहिए। प्लस मोर इम्पोर्टेंटली, जो आपकी ब्लीडिंग हो रही है, लॉसेस क्यों है? हम जो टैक्स अदा करते हैं वो कहाँ जाता है? वो आपके जा रहा है सारा स्टेट और एंटरप्राइज की तनख्वाहों में। ये पैसा आप बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में, स्कूलिंग में। और ये चीजें कई सालों से
ओवरलुक की जा रही है, और हर हुकूमत आके सेम मिस्टेक्स दोबारा करती है। इन्हीं में जो कुआं है, इस कुएं में हमारे टैक्स में जाके जी डालते सरदार हैं। साहब, आप सिंगल विंडो की बात कर रहे हैं और इसी हवाले से जो फैसिलिटेशन स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC, इसको कहा जा रहा है कि CPEC से बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कैसे होगा? एक ब्रेक लेते हैं, आपसे बात करें। प्रोग्राम में खुशामदीद। डॉक्टर कैस साहब, आप से पूछना चाहती हूँ कि ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को CPEC से बड़ा प्रोग्राम क्यों कहा जा रहा है? ये भी कहा जा रहा है कि दिफाई पैदावार में इजाफा होगा, ज़राई पैदावार में, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकुनी, IT और दीगर में, और जो बात सरदार इलाज साहब कह रहे थे कि सरमायाकारों के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस के तौर पर काम किया जा सकेगा और साथ ही एक मुतफ़िका तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकेगा। लाखों करोड़ों नौकरियां, गेम चेंजर साबित होगा। हमने CPEC के बारे में भी यही सुना था कि गेम चेंजर साबित होगा। तो सर, ये जो नया प्रोजेक्ट है, इससे क्या आप क्या एक्सपेक्ट करें? देखें, बात यह है कि हर प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज या मार्केट करने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं, वो तो बाद में देखा जाता है। कि मुझे पहली बात नहीं समझ आई कि क्या हम अब स्टेट सेक्टर और आर्मी के थ्रू कैपिटलिज्म बिल्ड करेंगे। तो मगर ये बात भी सही है कि हमारे जो अपने सरमायाकार हैं वो तो पैसा लेके भाग गए, तो फिर अब हमारे पास स्टेट इंस्टीट्यूशंस ही रह गई। बट एट द सेम टाइम मेरी बात फिर वही है कि आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से पहले कुछ फैसले कर रहे हैं जो शायद आप के हक में उस लेवल पे ना हो। गेम चेंजर नहीं हो सकता ये चीजें, क्योंकि जो एसेट्स हैं आपके, जब तक आप अपने यूथ को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग नहीं देते, अपनी लेबर को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग नहीं देते, जब तक आप अपनी लैंड को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्टिव नहीं बनाते, जब तक आप जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इन सारी जगहों पे, वेदर वो माइनिंग है या एग्रीकल्चर है या नई इंडस्ट्री है, मशीन बिल्डिंग है, ये जब तक हमारे सामने नहीं आएगा, आप जो मर्जी कहते रहें कि जी ये होगा। मैं मानता हूं कि जो भी प्रोजेक्ट्स आर्मी ने चलाए हैं वो बड़े सक्सेसफुल हुए हैं, जो भी प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर ने चलाए हैं वो शायद, या सिविल हमारी ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है और ये वो अपनी जगह। बट एट द सेम टाइम जो पहले आप कौम को ये तो बता दीजिए कि आपने कौन से रिसोर्सेज से ये सारा गेम चेंजिंग करनी है। जी प्लीज़ आप यहाँ पे रुकिएगा मेरे साथ। खाकान नजीब साहब, ये भी रिपोर्ट किया गया है कि प्रोजेक्ट 2035 तक पाकिस्तान को एक तखमीने के मुताबिक $1 ट्रिलियन की मईशत बना देगा, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इस वक्त पॉसिबल नहीं है कि मैं वन बाय वन शेयर करूं, but they say that it's going to be huge and bigger than CPEC. So, Batul, I've had a deep read of what a Special Investment Facilitation Council is. मैं इसकी आपको थोड़ी बैकग्राउंड भी बता देता हूँ, because I'm well aware कि क्या किया जा रहा है। देखिए, FATF फॉर एग्जांपल एक बहुत ही मुश्किल मरहला आया पाकिस्तान के लिए। मैं उस वक्त चूंकि टेबल पे मौजूद था तो मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। उसको कोऑर्डिनेट किया आपकी आर्म्ड फोर्सेस ने। लीडरशिप जो थी वो पॉलिटिकल थी। चारों प्रोविंसेस को, फेडरल गवर्नमेंट को, सारे अदारों को इकट्ठा किया और हमने एक 33 नुकाती प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट किया। आई थिंक द आइडिया इज द सेम। टू बी ऑनेस्ट, क्या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कामयाब हुआ है वो काम करने के लिए जिसके लिए वो बना था? आप जब स्पेस छोड़ेंगे बतूल, स्पेस किसी ने आके भरनी है। अब मैं आपको एक नंबर दूंगा और ये नंबर आपने आज जो है ना लिखना है कहीं, और फिर जब भी मुझे नेक्स्ट साल 2-3 साल बाद अगर कभी हम दोबारा पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो आज 13.6% ऑफ जीडीपी है। ये FY05 में 18% हुआ करता था। बतूल साहिबा, मुल्क जिन ममालिक ने तरक्की की है, जिनकी आप मिसाल देते हैं, इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ईस्ट एशियन मिरेकल, द नंबर इज 30%। यानी कि वो बहुत री इन्वेस्ट करते हैं, तभी उनकी ये मैन्युफैक्चरिंग, तभी उनकी बाकी चीजें जो हैं वो पनपती हैं दुनिया में। ऑल दे आर ट्राइंग टू डू इज के एरियाज अच्छे हैं। मैं तो अपनी हर प्रेजेंटेशन में ये एरियाज कोट करता हूँ
एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, कॉर्पोरेट फार्मिंग करना, सीड्स लाना, ये एक अच्छी रविश है, करनी चाहिए। बतूल 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं हम फूड एंड एग्री की पाकिस्तान में, उसमें लेंटिल्स हो, बेशबहा और चीजें हैं, एडिबल ऑयल हो, ये हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी पैदावारी सलाहियत जो कि 1/3 है हमारी 5 टॉप क्रॉप्स में कंपेयर टू द वर्ल्ड बेहतर कर सकते हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इसमें जो सेक्टर है, मैं तो इसकी बहुत बात करता हूं, रेकोडेक लोन 50 इयर्स में आपको 100 अरब डॉलर का पोटेंशियल दे सकता है एक्सपोर्ट में, 100 बिलियन इन 50 इयर्स। मिनरल्स एंड माइनिंग, गोल्ड के रिजर्व जिसको दहाइयों तक मुतनाज़े बना के रखा उससे क्या काम लेना, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। प्लीज आई होल्ड यू है जी। सरदार इलाज साहब आप बताइएगा, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम SIFC, या आप कह रहे हैं किसी मार्केटिंग के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं? देखिए ये अगेन प्रिपेयर्ड टीम है, ये जो आपकी मौजूदा जो लोग इसमें पार्ट ऑफ होंगे टीम में, लेकिन वो आर्जी होंगे, अब 2-3 मंथ्स कोई नई टीम आ जाएगी। इसमें आई थिंक इंक्लूसिव सेटअप होना चाहिए विद द प्राइवेट सेक्टर। मैं समझता हूँ कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए फ्रॉम ऑल डिफरेंट इंडस्ट्री, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रो हो, IT हो, मिनरल्स हो। देन जो ट्रू एसेंस है वो आपके सामने आ जाएगा, जो लिमिटेशंस एंड कंस्ट्रेंट्स आपके सामने आएंगी। वन विंडो पहले आप पाकिस्तान में फॉर्म करें फ्रॉम द पीपल हु आर स्टेक होल्डर्स इन पाकिस्तान, उसके बाद हम बेहतर एडवाइस कर सकते हैं पॉलिसी। एंड सिमिलरली FDI को ट्रैक करने में हमारा बहुत एक प्रोएक्टिव रोल होगा। जैसे मेरे कॉलीग बता रहे थे आपको विद रिगार्ड टू मिनरल्स, देखिए सालाना आप कम अज कम कुछ भी ना हो तो जेम ज्वेलरी में 40 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर सकते हैं कलेक्टिवली। इफ यू लुक एट ऑल द मिनरल्स, रिकी की एग्जांपल की एग्री के 100 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है, एग्रो अलोन 100 बिलियन प्लस पे आप जा सकते हैं। अगर नेदरलैंड जैसे मुल्क आपका 100 बिलियन कर रहा है, 40 ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।